बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फातिमा के यतीम होते ही ताई के दिल में जो जरा सी नरमी थी वो भी खत्म हो गई। बाप के कब्र की मट्टी अभी गीली ही थी कि ताई ने फातिमा को बड़े से बंगले में काम पर लगा दिया। सुबह अंधेरे निकलती, रात गए लौटती और जो कुछ कमाती वो सब ताई के हाथ में रख देती। ताई एक एक रुपया गिनकर रखती और फातिमा को यूं देखती जैसे उस पर एहसान कर रही हो। फातिमा के पाँव के जूते फट गए, कपड़े बोसीदा हो गए, मगर ताई ने कभी एक रुपया भी उस पर खर्च न होने दिया। अगर फातिमा कभी कह देती कि भूख लगी है तो जवाब मिलता, यतीमों के नखरे नहीं होते, जो मिले शुक्र करो। कुछ अरसे के बाद फातिमा को एक और जगह काम मिल गया। ये काम पहले से बेहतर था और तनख्वाह भी कुछ ज्यादा। फातिमा ने दिल में फैसला किया कि अब वो सारी रकम ताई के हाथ में नहीं देगी। वो आधी तनख्वाह ताई को दे देती और आधी छुपा लेती। घर में कोई महफूज जगह न थी, इसीलिए वो हर महीने कब्रिस्तान जाती और अपनी मरहूम वालिदा की कब्र के पास जाकर मट्टी के नीचे पैसे छुपा देती। वो वहां बैठकर आहिस्ता आहिस्ता बातें करती। अब्बा, ये पैसे मैंने आपके पास अमानत रखे हैं, जब बहुत मुश्किल होगी तब निकालूंगी। ये कहते हुए उसके दिल को अजीब सा सुकून मिलता। एक दिन ताई को शक हो गया। उसने फातिमा से हिसाब मांगा, सवाल पर सवाल किए, जेबें टटोली, कपड़ों तक की तलाशी ली। फातिमा खामोश रही। उसकी खामोशी ने ताई को पागल कर दिया। गुस्से में आकर ताई ने चीख कर कहा, तो तू चोरी करती है, यतीम होकर भी शर्म नहीं आती? फातिमा ने कुछ न कहा। उसी रात ताई ने उसके कपड़े बाहर फेंक दिए और उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। जा जा यतीम, तेरा खर्चा मैं क्यों उठाऊं, खुद ही संभाल अपना पेट। दरवाजा बंद हो गया और फातिमा बारिश में अकेली खड़ी रह गई। फातिमा रोती हुई सीधी कब्रिस्तान पहुंची। भूख, थकन और बेबसी सब एक साथ टूट पड़े थे। उसने सोचा कि अब्बा की कब्र के पास रखे पैसे निकाल लूंगी, कुछ खा लूं, शायद रात कहीं गुजार सकूं। वो कांपते हाथों से मट्टी हटाने लगी। जैसे ही उसने हाथ अंदर डाला, उसकी सांस रुक गई। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। वो चंद लम्हे वहीं साकत बैठी रही, जैसे यकीन ही ना आ रहा हो कि उसने क्या देख लिया है। दिल जोर जोर से धड़कने लगा और हाथ बेख्तियार पीछे हट गए। अगली सुबह शहर के एक बड़े बंगले से ताई के नाम का दावतनामा आया। मोटा लिफाफा, सुनहरी हुरूफ और शाहाना पता। ताई खुशी से फूले न समाई। देखो, किस्मत फिर मुस्कुरा रही है, वो खुद से बोली। बेहतरीन कपड़े पहने, जेवर सजाया और बंगले पहुंच गई। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, उसकी नजर सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वहीं उसके कदम लड़खड़ा गए। चेहरे का रंग जर्द पड़ गया, आंखें घूम गई और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी, क्योंकि जो वो देख रही थी उसके लिए वो हरगिज तैयार न थी। फातिमा के वालिद के इंतकाल के बाद उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक गई जहां आगे का रास्ता धुंधला और पीछे लौटने की कोई गुंजाइश न थी। जनाजे के दिन लोग ताजियत के जुमले कहते रहे। कोई उसके सर पर हाथ रखता, कोई कहता सब्र करो, मगर उन सब लफ्जों के बीच फातिमा को साफ महसूस हो रहा था कि अब उसके लिए दुनिया वैसी नहीं रहेगी। माँ तो वो बरसों पहले खो चुकी थी। उसका चेहरा अब भी यादों में धुंधला हो चुका था। मगर बाप का साया उसके सर पर मजबूती से कायम था, जो एक लम्हे में उठ गया। जब सब लोग चले गए और घर में खामोशी छा गई तो फातिमा एक कोने में बैठी फर्श को घूरती रही। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना है और कहाँ जाना है। चंद दिन के बाद ताई आई और बड़े दुख भरे लहजे में बोली, अब ये बच्ची अकेली कहाँ रहेगी, मेरे घर ही आ जाएगी। रिश्तेदारों ने सर हिला दिया और यही फैसला हो गया। फातिमा ने कुछ न कहा। उसने सिर्फ एक छोटा सा बैग उठाया जिसमें उसके कपड़े और बाप की दी हुई एक पुरानी घड़ी थी और ताई के साथ चल पड़ी। ताई का घर बड़ा था, मगर उसकी दीवारें फातिमा को अजनबी लगी। शुरू के चंद दिन ताई ने नरमी दिखाई, कभी सर पर हाथ फेर दिया, कभी कह दिया, बेचारी, बाप के बगैर रहना आसान नहीं। और फातिमा दिल में शुक्र अदा करती रही कि शायद अल्लाह ने उसे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा। मगर ये सुकून ज्यादा देर कायम न रह सका। चंद ही दिनों में ताई का लहजा बदलने लगा। एक सुबह उन्होंने फातिमा को झिंझोड़ कर जगाया और कहा, यह कोई ससुराल नहीं जहां सोती रहोगी। फातिमा घबरा कर उठ बैठी। उसने कभी इस लहजे में बात ही नहीं सुनी थी। उस दिन उसे पहली बार झाड़ू पकड़ाई गई। ताई ने हुक्म दिया, पूरा घर साफ होना चाहिए, जरा सी मट्टी भी नजर ना आए। फातिमा ने खामोशी से सर हिला दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर उसने काम शुरू कर दिया। दोपहर तक उसकी कमर दुखने लगी, मगर किसी को परवाह न थी। आहिस्ता आहिस्ता फातिमा के जिम्मे सारे घरेलू काम आ गए। सुबह अंधेरे उठना, बर्तन धोना, कपड़े साफ करना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना और फिर दोपहर में बावर्ची खाने में खड़े रहना। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो ताई की आवाज गूंजती, अभी तक ये काम नहीं हुआ। फातिमा सफाई देती तो जवाब मिलता, बहाने मत बना, काम सीखो। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे।
मगर किसी ने मरहम न दिया। खाने के वक्त सब बैठकर खाते और आखिर में फातिमा को बुलाया जाता। उसकी प्लेट में बचा हुआ खाना डाल दिया जाता। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा, ताई मुझे भूख लगी है। तो ताई ने तेज नजरों से देखा और बोली, इतना ही काम करती हो तो इतनी ही भूख लगेगी, शुक्र करो जो मिल रहा है। उसकी पढ़ाई का जिक्र भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। स्कूल के बस्ते को एक कोने में रख दिया गया। फातिमा ने एक दिन दबे लफ्जों में कहा, ताई मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। ताई ने हंसते हुए जवाब दिया, अब ये शौक छोड़ दो, पढ़ लिख कर क्या मिलना है, घर का काम ही तुम्हारा नसीब है। इस जुमले ने फातिमा के अंदर कुछ तोड़ दिया। वो रात को छत की तरफ देखती रही और सोचती रही, क्या वाकई उसकी जिंदगी बस यही है? उसका बचपन जैसे किसी ने उससे छीन लिया हो। ना खेल, ना हंसी और ना वो बातें जो उसकी उम्र की लड़कियों की होती हैं। रफ्ता रफ्ता घर उसके लिए कैद खाना बन गया। बाहर जाने की इजाजत नहीं, किसी से बात करने का मौका नहीं। अगर कभी वो खिड़की के पास खड़ी होकर गली को देख लेती तो ताई की आवाज आती, वहां क्या देख रही हो, काम खत्म हो गया है क्या? फातिमा फौरन पलट जाती। उसके दिल में बार बार ये ख्याल आता कि अगर उसके वालिद जिंदा होते तो क्या वो ये सब सहती? शायद नहीं, मगर ये ख्याल भी आंसुओं के साथ बह जाता, क्योंकि हकीकत बदली नहीं जा सकती थी। रात को जब सब सो जाते तो फातिमा अपने बिस्तर पर चुपचाप लेटी रहती। वो बाप की याद में उस घड़ी को हाथ में पकड़ कर रखती और आहिस्ता से कहती, अब्बा अगर आप होते तो मुझे यूं अकेला ना छोड़ते। उसके आंसू तकिए में जज्ब हो जाते। वो किसी से शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि शिकायत सुनने वाला कोई नहीं। उसने खामोशी को अपना हथियार बना लिया था। दिन भर के ताने, हुक्म और सख्त लहजे वो दिल के किसी कोने में बंद कर देती और अगले दिन फिर वही सब दोहराती। वक्त गुजरता गया और फातिमा ने सीख लिया कि यहाँ रहने के लिए चुप रहना जरूरी है। उसकी आवाज आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होती गई। वो जान गई थी कि इस घर में उसका वजूद सिर्फ काम के लिए है, मोहब्बत के लिए नहीं। मगर इस सब के बावजूद कहीं दिल के अंदर एक नन्ही सी उम्मीद अभी जिंदा थी। एक ऐसी उम्मीद जिसे वो खुद भी पूरी तरह पहचान नहीं पाई थी। इतना जानती थी कि उसे जिंदा रहना है, चाहे हालात जैसे भी हों। ताई रोज सुबह अंधेरे ही फातिमा को जगा देती। अभी अजान की आवाज भी पूरी तरह फिजा में ना फैलती कि उसके कानों में ताई की आवाज पड़ती, उठ जा, सूरज सर पर नहीं चढ़ता। फातिमा हड़बड़ाकर उठ बैठती। आंखें बोझल होती, मगर बिस्तर पर रुकने की इजाजत न थी। सहन में झाड़ू, बावर्ची खाने में बर्तन, फिर कपड़े धोना, ये सब उसके जिम्मे था और हर काम के साथ ताई की हिदायत भी चलती रहती। अगर झाड़ू जरा सी टेढ़ी लग जाती तो फौरन आवाज आती, काम सीखना नहीं आता क्या? फातिमा खामोशी से दोबारा वही जगह साफ करने लगती। दिन भर उसे चैन न मिलता। एक काम खत्म होता तो दूसरा सामने खड़ा होता, जैसे सांस लेने का वक्त भी किसी ने नाप कर दे रखा हो। ताई के बच्चे स्कूल से आते तो फातिमा उनके जूते उतारती, बस्ते रखती और पानी लाती, मगर कभी किसी ने शुक्रिया न कहा। दोपहर के वक्त जब वो बावर्ची खाने में खड़ी होती तो भूख शिद्दत इख्तियार कर लेती, मगर खाना सबके बाद मिलता, वो भी बचा कुचा। अगर कभी सालन कम पड़ जाता तो ताई कहती, रोटी के साथ गुजारा करो। कौन सा तुमने खेत में हल चलाना है? फातिमा ने कभी जवाब न दिया। वो बस सर झुकाकर सुनती रही, जैसे बोलने का हक भी उससे छीन लिया गया हो। रात को थकन से चूर होकर वो अपने कमरे में आती, जो दरअसल एक छोटा सा स्टोर नुमा कमरा था। वहां एक पुरानी चटाई बिछी थी। वो लेटती तो पूरा बदन दुखता, हाथों में जलन होती, मगर आंखें बंद होते ही अगले दिन का खौफ सामने आ जाता। कई बार उसने तकिए के नीचे सर रखकर आहिस्ता से कहा, अम्मी आप होती तो शायद मुझे यूं न रहना पड़ता। दिल में बाप का ख्याल आता तो आंखें भर आती। वो सोचती कि अगर अब्बा जिंदा होते तो क्या कोई उस पर हाथ उठाने की हिम्मत करता। एक दिन ताई ने किसी बात पर गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार दिया। फातिमा एक लम्हे को साकत रह गई। उसने आंख उठाकर नहीं देखा, बस चुपचाप दोबारा काम में लग गई। ताई बड़बड़ाती नहीं, जबान चलाओगी तो यही होगा। फातिमा ने दिल में तय कर लिया कि जबान चलाना ही नहीं है। कभी कभार मोहल्ले की औरतें आ जाती तो ताई उसकी शिकायतें लगाती, ये लड़की काम चोर है, हर वक्त सुस्त रहती है। फातिमा एक कोने में खड़ी सब सुनती रहती। किसी ने उससे पूछा भी नहीं कि उस पर क्या गुजरती है। एक औरत ने एक दिन हल्के से कहा, बच्ची है भी, तो ताई ने फौरन जवाब दिया, बच्ची नहीं रही, काम करने की उम्र है। उस दिन फातिमा को एहसास हुआ कि इस घर में उसकी उम्र भी उसके हक में नहीं। उसकी पढ़ाई की किताब अब भी संदूक में बंद थी। कभी कभार वो रात को उन्हें निकाल कर देखती, चंद सतरे पढ़ने की कोशिश करती, मगर आंखें बोझल हो जाती। एक बार ताई ने किताब हाथ में देख ली तो गुस्से से बोली, ये फजूल शौक छोड़, काम पर ध्यान दो। फातिमा ने किताब वापस रख दी और फिर कभी नहीं निकाली।
दिन गुजरते गए और उसका मामूल एक सा हो गया, मगर दिल के अंदर जमा होने वाला बोझ बढ़ता जा रहा था। वो दिन भर काम करती और रात को खुद से बातें करती, जैसे खुद ही उसकी वाहिद साथी हो। वो सोचती कि क्या उसकी जिंदगी इसी तरह गुजर जाएगी, क्या वो कभी हंस भी सकेगी। कभी कभी गली में खेलती बच्चों को देखकर उसका दिल भर आता। वो खिड़की से उन्हें देखती और फौरन हट जाती कि कहीं ताई की नजर न पड़ जाए। एक दिन ताई ने कहा, कल से तुम मेरे साथ बाजार चलोगी, घर में रह रहकर सुस्त हो गई हो। फातिमा ने सर हिला दिया, मगर दिल में एक अनजाना सा डर बैठ गया। उस रात वो देर तक जागती रही, तकिए में मुंह देकर रोई, मगर आवाज बाहर न जाने दी। उसके आंसू अक्सर तकिए में जज्ब हो जाते और किसी को खबर ना होती। वो जान चुकी थी कि यहाँ आंसुओं की कोई कीमत नहीं। उसका दुख खामोशी में पलता रहा, जैसे अंधेरे में उगने वाला पौधा जिसे न रोशनी मिलती है न तवज्जो। मगर उस खामोशी के बीच कहीं एक सवाल जन्म ले रहा था, एक ऐसा सवाल जो अभी जबान तक नहीं आया था, मगर दिल में हलचल पैदा कर रहा था। और यही सवाल आगे चलकर उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला था, अगरचे उस वक्त फातिमा खुद इस बात से बेखबर थी। एक दिन ताई फातिमा को बंगले में काम पर छोड़ आई। गाड़ी के दरवाजे बंद होते ही फातिमा को यूं लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ खड़ी हुई हो। सामने फैला लॉन, सफेद दीवारें, चमकते शीशे और खामोशी जो उसके कानों में बजने लगी। अंदर दाखिल होते ही उसने अपने पांव समेट लिए। हर चीज अपनी जगह पर सजी हुई थी और उसे डर था कि कहीं उसके हाथ से कुछ टूट ना जाए। वो खुद को अजनबी महसूस कर रही थी, जैसे किसी और की जिंदगी में अचानक रख दी गई हो। दिल भर आया तो उसने बावर्ची खाने के एक कोने में खड़े होकर आंसू पोंछ लिए। टूट कर रोने को दिल चाहा, मगर उसने खुद को रोका। उसे याद आया कि अगर अम्मी अब्बा होते तो शायद उसे कभी दूसरों के घर झाड़ू न देना पड़ता, मगर यह ख्याल भी उसे मजबूत न कर सका। काम मुश्किल था, मगर वो मजबूर थी। उसने झाड़ू उठाया और फर्श साफ करने लगी। हाथ आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे ताकि आवाज ना हो। इतने में मालकिन आई और नर्म लहजे में बोली, बेटी घबराओ मत, आराम से काम करो। फातिमा चौंक गई। उसे इस तरह मुखातिब होने की आदत ही नहीं थी। मालकिन ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? फातिमा ने नजरें झुकाकर कहा, फातिमा। मालकिन मुस्कुराकर बोली, अच्छा नाम है, यहाँ सब तुम्हें फातिमा ही कहेंगे। कुछ देर के बाद मालकिन ने उसे काम समझाया, कहाँ क्या करना है और किस वक्त। लहजा ऐसा था कि फातिमा का दिल का बोझ जरा सा हल्का हो गया। उसे चाय बनाने को कहा गया तो वो घबरा गई, मगर मालकिन ने कहा, अगर कुछ ना आए तो बता देना, हम सिखा देंगे। फातिमा ने चाय बनाकर पेश की तो मालकिन ने एक घूंट लेकर कहा, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता सब आ जाएगा। ये सुनकर फातिमा को पहली बार महसूस हुआ कि शायद यहाँ वो सिर्फ काम करने वाली नहीं बल्कि इंसान भी समझी जाएगी। दोपहर को काम के दौरान उसके हाथों में दर्द होने लगा। मालकिन ने देखकर कहा, थक गई हो तो थोड़ी देर बैठ जाओ। फातिमा ने हैरत से उनकी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से कहा, जी, और कुर्सी के किनारे बैठ गई। उसे यूं लगा जैसे किसी ने उसके कंधों से बोझ कम कर दिया हो, मगर इस सुकून के साथ एक अनजाना सा खौफ भी था। मालकिन के शौहर की आमद पर फातिमा ने खुद को और ज्यादा मोहतात कर लिया। वो सलाम करके फौरन काम में लग गई। उसकी नजरें नीचे रहती, मगर उसे महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। एक दिन वो बर्तन धो रही थी कि पीछे से आवाज आई, तुम नहीं हो? फातिमा चौंक गई। पलट कर देखा तो मालकिन के शौहर खड़े थे। उसने फौरन कहा, जी, और नजरें झुका ली। वो बोले, यहाँ काम करना आसान नहीं। फातिमा ने कुछ न कहा। वो कुछ देर खड़े रहे, फिर चले गए, मगर फातिमा का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया कि वहम होगा, मगर अगले दिन भी इसी तरह की बात हुई। कभी पानी मांगा गया, कभी कोई छोटा सा काम बताया गया, और हर बार फातिमा की बेचैनी बढ़ती गई। वो घर आकर ताई को कुछ नहीं बताती थी, क्योंकि जानती थी कि इल्जाम उसी पर आएगा। ताई बस इतना कहती, वहां अच्छे से काम करना, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। फातिमा सर हिला देती। बंगले में मालकिन का रवैया अब भी वैसा ही नरम था। वो फातिमा से बातें करती, उसकी तबीयत पूछती, और कभी कभी खाने में उसके लिए अलग से भी रख देती। एक दिन मालकिन ने कहा, फातिमा, अगर किसी बात से डर लगे तो मुझे बताना। फातिमा ने हिम्मत करके पूछा, आप नाराज तो नहीं होंगी? मालकिन ने जवाब दिया, बेटी, नाराजगी का सवाल ही नहीं। मगर फातिमा फिर भी खामोश रही, जबान पर बात आकर रुक गई। काम के दौरान वो हर आवाज पर चौंक जाती, हर कदम की आहट पर दिल तेज हो जाता। उसे यूं लगता जैसे सुकून और खौफ साथ साथ चल रहे हों। एक दिन मालकिन ने उसे बेटी कहकर बुलाया तो फातिमा की आंखें भर आईं। उसने जल्दी से चेहरा मोड़ लिया ताकि आंसू न दिखाई दें। उसने सोचा कि शायद जिंदगी में कहीं ना कहीं अभी भी नरमी बाकी है, मगर फिर उसे याद आया
कि नरमी के पीछे भी आजमाइश छुपी हो सकती है। उस दिन वापसी पर ताई ने पूछा, कैसा रहा पहला दिन? फातिमा ने बस इतना कहा, काम ज्यादा है। ताई ने जवाब दिया, सीख लो, यही तुम्हारी किस्मत है। रात को बिस्तर पर लेटकर फातिमा ने दिन भर के मनाजिर आंखों के सामने दोहराए। चमकता बंगला, नरम लहजे और वो नजरें जो उसे बेचैन कर देती थी। उसने खुद से कहा कि उसे मजबूत रहना होगा, क्योंकि अब पीछे हटने का रास्ता ही नहीं था। उस बंगले से उसे एक तरफ सुकून की झलक दिखाई दी और दूसरी तरफ एक नया डर भी दिया था। फातिमा ने दिल में तय किया कि वो हर कदम सोच समझ कर रखेगी, क्योंकि इस दुनिया में एक गलत कदम की कीमत बहुत भारी हो सकती थी। और यही एहसास उसे आने वाले दिनों के लिए तैयार कर रहा था, अगर जब वो अभी इस अंजाम से नावाकिफ थी जो उसके इंतजार में था। मालकिन के शौहर की नजरें फातिमा पर शुरू से ही ठीक न थी। इब्तिदा में फातिमा ने उसे महज वहम समझा, मगर रोज रोज के बहाने इस वहम को यकीन में बदलने लगे। कभी कभी वो बावर्ची खाने में आकर कहते, पानी जरा ठंडा ले आओ। कभी ड्राइंग रूम से आवाज देते, ये फाइल जरा उठा देना। और फातिमा हर बार नजरें झुकाए तेजी से काम करके वापस आ जाती। उसका दिल हर बार जोर जोर से धड़कता, मगर जबान बंद रखती, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर उसने कुछ कहा तो सबसे पहले उसकी नौकरी जाएगी। वो अक्सर सोचती कि ताई के घर से निकलकर यहाँ आना शायद गलत फैसला ना हो, मगर यहाँ भी अगर मसला खड़ा हो गया तो वो कहाँ जाएगी। एक दिन वो कपड़े इस्त्री कर रही थी कि मालकिन के शौहर ने आकर कहा, ये काम तुमसे अच्छा होता है। फातिमा ने बस जी कहा और एक कदम पीछे हट गई। वो इस फासले को जानबूझकर कायम रखती थी, मगर उसे महसूस होता कि सामने वाला इस फासले को कम करने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिनों के बाद एक ऐसा वाकया हुआ जिसने फातिमा को अंदर तक हिला दिया। वो स्टोर रूम में सफाई कर रही थी कि अचानक मालकिन के शौहर वहां आ गए और बोले, यहाँ तो तुम अकेली हो। फातिमा के हाथ से कपड़ा गिर गया। उसने फौरन कहा, जी मैं अभी बाहर जाती हूँ, और तेजी से कमरे से निकल आई। उस दिन उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसे लगा जैसे जमीन उसके नीचे से निकल गई हो। उसने इस वाकये का जिक्र किसी से नहीं किया, मगर उसके रवैये में घबराहट साफ नजर आने लगी। मालकिन ने महसूस किया कि फातिमा अब पहले जैसी नहीं रही। वो जल्दी जल्दी काम करती, नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जाती और अकेले कमरों में जाने से कतराने लगी थी। एक दिन मालकिन ने उसे पास बिठाकर कहा, फातिमा तुम ठीक तो हो? फातिमा ने पहले तो टालने की कोशिश की, मगर मालकिन की आंखों में नरमी देखकर उसकी हिम्मत टूट गई। उसने आहिस्ता से सब कुछ बता दिया। वो बहाना, हर वो नजर और वो खौफ जो उसके दिल में बैठ चुका था। मालकिन खामोशी से सुनती रही। उनके चेहरे का रंग बदलता गया। जब फातिमा खामोश हुई तो मालकिन ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने बिल्कुल ठीक किया जो बताया, अब तुम अकेली नहीं हो। उस दिन मालकिन ने अपने शौहर को अलग ले जाकर सख्ती से बात की। फातिमा को अंदर की बातें पूरी तरह सुनाई तो नहीं थी, मगर आवाजों के उतार चढ़ाव से अंदाजा हो गया कि बात मामूली नहीं थी। मालकिन का लहजा पहले से कहीं ज्यादा सख्त था और शौहर खामोश हो गए। उस दिन के बाद मालकिन ने फातिमा को अकेला कभी नहीं छोड़ा। अगर किसी कमरे में जाना होता तो वो खुद साथ जाती या किसी और मुलाजमा को भेज देती। मालकिन ने फातिमा के काम के औकात बदल दिए। अब वो उस वक्त आती जब घर में सब मौजूद होते और शाम होने से पहले वापस चली जाती। फातिमा के दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया। उसने पहली बार खुद को महफूज महसूस किया, जैसे किसी ने उसके इर्द गिर्द एक मजबूत दायरा खींच दिया हो। एक दिन मालकिन ने उसके लिए अलग से चाय बनवाई और कहा, बेटी यहाँ काम तुम्हारी मजबूरी है, मगर तुम्हारी इज्जत हमारी जिम्मेदारी है। ये जुमला फातिमा के लिए नया था। उसे लगा जैसे बरसों के बाद किसी ने उसके हक में बात की हो। उसने नजरें झुकाकर शुक्रिया अदा किया। अल्फाज उसके गले में अटक गए थे। उसी नशिस्त में मालकिन ने फातिमा से उसके हालात तफसील से पूछे। ताई का रवैया, बचपन की शफकत, पैसों की तंगी, सब कुछ। फातिमा ने पहले कभी इतना खुलकर बात नहीं की थी, मगर आज वो खुद को रोके बगैर बोलती चली गई। मालकिन ने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा, यह जुल्म है और जुल्म का हल सिर्फ खामोशी नहीं होता। फिर उन्होंने एक अहम मशवरा दिया। कहा, तुम अपनी पूरी तनख्वाह ताई को मत दिया करो, आधी दो और आधी अपने पास रखो, ताकि अगर कल को कोई मुश्किल आए तो तुम बिल्कुल खाली हाथ न रहो। फातिमा चौंक गई। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर उन्हें पता चल गया तो? मालकिन ने जवाब दिया, हर सच फौरन बताना जरूरी नहीं होता, कभी कभी खुद को बचाना भी फर्ज होता है। ये बात फातिमा के दिल में उतर गई। उसने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी में कुछ फैसले खुद के लिए भी करने होते हैं। उस दिन घर लौटते हुए उसके कदम हल्के थे। हालांकि मसाइल खत्म नहीं हुए थे, मगर अब उसके पास एक सहारा था। ताई ने हस्बे मामूल पूछा, आज देर क्यों हो गई?
फातिमा ने मुख्तसर से जवाब दिया। काम ज्यादा था और खामोशी से अपने कमरे में चली गई। रात को उसने देर तक जागकर सोचा कि शायद अल्लाह ने उसे बंगले में भेजकर कोई रास्ता खोला है, न सिर्फ रोजी का बल्कि तहफ़्फ़ुज़ और समझ का भी। मगर वो जानती थी कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि जो भी थोड़ी सी ताकत हाथ आई थी वो किसी न किसी की नज़र में खटकती ज़रूर है। यही ख्याल उसके दिल में एक नई फिक्र बनकर बैठ गया, जो आने वाले दिनों में एक और इम्तहान की सूरत में सामने आने वाला था। मालकिन ने एक दिन फातिमा को पास बिठाकर आहिस्ता आवाज में कहा, पूरी तनख्वाह ताई को देना अपनी बर्बादी है। आधी दे दिया करो और आधी अपने पास रखो, ताकि कल को बिल्कुल खाली हाथ ना रहो। फातिमा ने पहले तो घबरा कर कहा, अगर ताई को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगी। मालकिन ने संजीदगी से जवाब दिया, कभी कभी खुद को बचाने के लिए खामोशी भी हिकमत होती है। उस दिन फातिमा ने पहली बार दिल पर पत्थर रखकर फैसला किया और तनख्वाह का आधा हिस्सा अलग कर लिया। वो पैसे घर में छुपाने की हिम्मत नहीं करती थी, इसीलिए हर महीने कब्रिस्तान जाते हुए वालिद की कब्र के पास मिट्टी हटाकर एक पुराने थैले में रख देती। वहां खड़े होकर आहिस्ता से कहती, अब्बा यह अमानत है, और दिल को अजीब सा सुकून मिलता। शुरू में ताई को कुछ महसूस ना हुआ, मगर चंद हफ्तों के बाद उनके सवाल बदलने लगे। कभी कहती, इस महीने कम पैसे क्यों लाई हो? कभी बोलती, लगता है तुम कुछ छुपा रही हो। फातिमा हर बार सर झुकाकर कहती, काम कम मिला था या देर से तनख्वाह मिली है। ताई शक भरी नजरों से देखती, मगर सबूत ना होने की वजह से वो खामोश रहती। एक दिन ताई ने अचानक उसका थैला अलट पलट करके देखा, जेबें टटोली, कपड़ों के जोड़ तक खोल कर देखे, मगर कुछ हाथ ना आया। फातिमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर वो खामोश खड़ी रही। इस खामोशी ने ताई को और मुश्तइल कर दिया। उन्होंने चीख कर कहा, बहुत जबान चलने लगी है, अब हिसाब देना पड़ेगा। अगले दिन जब फातिमा काम से लौटी तो ताई ने सबके सामने उस पर इल्जाम लगा दिया कि ये चोरी करती है। मोहल्ले की दो औरतें भी बैठी थीं। किसी ने कहा, बगैर माँ बाप के बच्चों का यही हाल होता है। फातिमा ने पहली बार नजरें उठाकर देखा, मगर कुछ न बोली। ताई ने उसी वक्त फैसला सुना दिया कि ऐसी लड़की को घर में नहीं रखा जा सकता। उन्होंने फातिमा के कपड़े उसके सामने फेंके और कहा, अभी निकल जाओ यहाँ से। फातिमा ने हल्की आवाज में कहा, रात हो रही है और बारिश भी। ताई ने दरवाजा खोलते हुए कहा, मेरा घर कोई सराय नहीं है। बाहर तेज बारिश बरस रही थी, बिजली चमक रही थी और गली में पानी जमा हो चुका था। फातिमा ने दुपट्टा सर पर लिया और दरवाजे के बाहर आ खड़ी हुई। एक लम्हे के लिए उसने पीछे मुड़कर देखा, वही घर जहां उसने बरसों काम किया था, मगर अब वहां उसके लिए कोई जगह न थी। बारिश के कतरे उसके कपड़ों को भिगो रहे थे। हाथ में एक छोटा सा थैला था और दिल में 100 सवाल। वो सड़क किनारे खड़ी सोचती रही, कहाँ जाए, किस दरवाजे पर दस्तक दे। मैका तो कब का छिन चुका था और ससुराल का तो सवाल ही नहीं था। कुछ गाड़ियां पास से गुजरी, किसी ने रुक कर नहीं देखा। एक औरत ने खिड़की से झांक कर देखा और मुंह मोड़ लिया। फातिमा को पहली बार महसूस हुआ कि इंसान कितनी आसानी से तन्हा हो जाता है। बारिश तेज होती गई और उसके पांव ठंडे पानी में सुन्न होने लगे। वो वहीं खड़ी रही, क्योंकि चलने की हिम्मत भी नहीं थी। दिल में ख्याल आया कि मालकिन के घर चली जाए, मगर फिर डर लगा कि अगर वो ना हुई तो क्या होगा। ताई की बातें कानों में गूंज रही थी कि तुम किसी के काबिल नहीं। इसी सोच में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जो बारिश में खुल गए। कोई देखने वाला न था। उसने खुद से कहा, शायद ये सब खत्म हो गया है, शायद अब वाकई कोई रास्ता नहीं। मगर साथ ही दिल के किसी कोने में ये यकीन भी था कि जो पैसे उसने कब्र में छुपाए हैं वो उसकी आखिरी उम्मीद है। उस रात सड़क पर खड़ी फातिमा को मालूम नहीं था कि ये निकाल दिया जाना दरअसल उसकी जिंदगी का सबसे बड़े दरवाजे की कुंजी बनने वाला है। मगर उस लम्हे वो बस एक बेआसरा लड़की थी, जो बारिश में भीगती हुई अपने वजूद को समेटने की कोशिश कर रही थी। बारिश तेज हो चुकी थी और फातिमा गली के किनारे भीगी खड़ी थी। कपड़े बदन से चिपक रहे थे और हाथ में पकड़ा छोटा सा थैला बार बार फिसल रहा था। उसी लम्हे एक पुरानी सी टैक्सी आहिस्ता से आकर रुकी। ड्राइवर ने शीशा नीचे करके बस इतना कहा, रात के वक्त अकेली कहाँ खड़ी हो? फातिमा ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर अगले ही लम्हे उसने खुद को पिछली सीट पर बैठा पाया, शायद इसलिए कि अब खोने को कुछ नहीं था। टैक्सी चल पड़ी तो फातिमा ने खिड़की से बाहर देखा। सड़कें खाली थी और बारिश की आवाज़ उसके दिल की धड़कन में मिल रही थी। ड्राइवर ने दोबारा पूछा, कहाँ जाना है? फातिमा ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे उस घर के पास उतार दे जहाँ मैं काम करती थी। ड्राइवर ने सर हिला दिया। जब वो बंगले के सामने उतरी तो गेट बंद था और अंदर अंधेरा। फातिमा ने कई बार घंटी बजाई, मगर कोई जवाब ना आया। पड़ोस से एक और आवाज़ आई कि बेगम शहर से बाहर गई हुई हैं।
ये सुनकर फातिमा का दिल बैठ गया। उसी वक्त दरवाज़ा खुला और मालिक बाहर आया। उसने फातिमा को इस हाल में देखकर पूछा, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? फातिमा ने आहिस्ता से कहा, मुझे बस कुछ देर के लिए अंदर बैठने की इजाज़त दे दीजिए। मालिक ने दरवाज़ा खोल दिया, मगर उसके लहजे में वो नरमी नहीं थी जिसकी फातिमा को ज़रूरत थी। अंदर आते ही फातिमा को महसूस हुआ कि फ़िज़ा बदल गई है, सवालों का अंदाज बदल गया है। वो पीछे हटने लगी, मगर दरवाजे के पास पहुंचते ही उसका रास्ता रोक लिया गया। फातिमा ने पूरी ताकत से खुद को बचाया और किसी तरह बाहर निकल आई। वो बारिश में भीगती रही, यहाँ तक कि सांस उखड़ गई। दिल में बस एक ही बात थी कि अब यहाँ भी वो महफूज नहीं रही। वो वापस सड़क पर आ गई जहाँ टैक्सी अभी दूर खड़ी नजर आ रही थी। ड्राइवर ने उसे देख लिया और फौरन गाड़ी आगे ले आया। उसने दरवाज़ा खोला और कहा, बैठ जाओ। उसके लहजे में सवाल नहीं था, बस एक सादगी थी। फातिमा इस बार बगैर हिचकिचाहट के बैठ गई। कुछ देर खामोश रही, फिर ड्राइवर ने कहा, मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। फातिमा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसने कहा, इसी बंगले पे जब तुम काम पर आती थी, मैं यहाँ कभी कभार आता था, तुम्हारे वालिद को भी जानता था। फातिमा के दिल में एक झटका सा लगा। उसने आहिस्ता से कहा, आप मेरे अब्बा को जानते थे? ड्राइवर ने कहा, हाँ, वो बहुत ईमानदार आदमी थे। इस बंगले के पुराने मालिक के साथ बरसों रहे। फातिमा की आंखें भर आईं, मगर उसने खुद को संभाला। ड्राइवर ने गाड़ी एक तरफ रोक दी और कहा, सुनो, मैं तुम्हें किसी गलत जगह नहीं ले जा रहा हूँ। बस जो अमानत तुम्हारे वालिद की थी वो तुम तक पहुँचानी है। फातिमा ने बेयकीनी से पूछा, कैसी अमानत? ड्राइवर ने कहा, सब कुछ सड़क पर नहीं बताया जा सकता। टैक्सी एक वकील के दफ्तर के सामने रुकी। बोर्ड पर नाम देखकर फातिमा मजीद घबरा गई। ड्राइवर ने कहा, डरो नहीं, मैंने तुम्हें यहाँ लाने का वादा किया था। वो दोनों अंदर गए। वकील ने फातिमा को देखते ही चौंक कर कहा, आखिरकार आप आ गईं। फातिमा के कदम जैसे ज़मीन में जम गए। वकील ने फाइल निकाली और कहा, तुम्हारे वालिद के इंतकाल के बाद हम तुम्हें ढूंढते रहे, मगर कोई सरपरस्त सामने ना आया। फातिमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वकील ने आहिस्ता आहिस्ता बताया कि बंगले के पुराने मालिक ने रजिस्टर्ड वसीयत में यह जायदाद फातिमा के नाम की थी। शर्त यह थी कि वो बालिग हो और ख़ुद फैसले के काबिल हो। तुम्हारे वालिद ने यह बात हमें बताई थी, मगर उनके इंतकाल के बाद मामला रुक गया। फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, ये सब मुझे क्यों नहीं बताया गया? वकील ने कहा, हम कानूनी तौर पर मजबूर थे। ड्राइवर खामोशी से एक तरफ खड़ा था। फातिमा ने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, मैंने वादा किया था कि जब वक्त आएगा तुम्हें सच तक पहुंचाऊंगा। वकील के दफ्तर से निकलते हुए फातिमा के हाथ में कागजात थे और दिल में अजीब सी खामोशी। टैक्सी में बैठकर उसने कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। ड्राइवर ने जवाब दिया, जिंदगी अक्सर तब सच दिखाती है जब हम सब कुछ हार चुके होते हैं। टैक्सी बंगले के सामने रुकी तो फातिमा ने उस दरवाजे को देखा जिसके पीछे उसकी किस्मत बरसों से बंद थी। उसने अंदर कदम रखा तो आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार वो आंसू बेबसी के नहीं थे। ड्राइवर ने कहा, अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। फातिमा ने पहली बार उसकी तरफ पूरी तरह देखा और कहा, आपने मुझ पर एहसान नहीं किया, आपने बस सच मेरा हक बता दिया। अगर आप राजी हों। वो खामोश रहा। चलने के बाद फातिमा ने हिम्मत करके कहा, मुश्किल वक्त में आप वाहिद मर्द थे जिसने इज्जत के साथ साथ दिया। अगर आप राजी हो तो मैं निकाह चाहती हूँ। ड्राइवर ने हैरत से देखा, फिर आहिस्ता से कहा, मैं एक सादा आदमी हूँ, मेरे पास सिर्फ साफ नीयत है। फातिमा ने कहा, मुझे यही काफ़ी है। उस रात बारिश रुक चुकी थी और फातिमा जान गई थी कि जिंदगी ने उसे तोड़ा ज़रूर था, मगर अब जोड़ दिया है, वो मजबूत है। अगली सुबह फातिमा बहुत जल्दी जाग गई। बंगले की खामोशी उसे नई लग रही थी। ये वही खामोशी नहीं थी जो ताई के घर में उसे दबाती थी, बल्कि यहाँ खामोशी में इख्तियार था। वो कागजात दोबारा हाथ में लेकर बैठी। हर सफ़ा गौर से पढ़ा। नाम, तारीखें, दस्तखत सब हकीकत थे, कोई ख्वाब नहीं। उसे याद आया कि वकील ने कहा था कि आज से ये सब कानूनी तौर पर तुम्हारा है, मगर फातिमा के लिए असल सवाल ये था कि अब आगे क्या करना है। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चौंकी। दरवाज़ा खोला तो वही टैक्सी वाला खड़ा था। उसने कहा, मैं बस ये देखने आया था कि तुम ठीक हो। फातिमा ने एक लम्हा सोचकर कहा, अंदर आ जाओ। वो दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। फातिमा ने पहली बार उसे गौर से देखा। सादा कपड़े, थका हुआ चेहरा, मगर आंखों में अजीब सा इत्मीनान। उसने कहा, कल रात सब कुछ बहुत अचानक हो गया था, मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा। टैक्सी वाले ने जवाब दिया, यकीन आहिस्ता आहिस्ता आता है, जिम्मेदारी फौरन। फातिमा ने वकील की बातें उसे दोबारा सुनाई। ये भी बताया कि वालिद के इंतकाल के बाद
उसे किस तरह ताई के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। टैक्सी वाला खामोशी से सुनता रहा, फिर बोला, तुम्हारे वालिद बहुत खुददार आदमी थे। वो कभी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वसीयत के बारे में तुम्हें बराह रास्त कुछ नहीं बताया होगा। फातिमा ने सर हिला दिया। उसे पहली बार लगा कि वो अपने वालिद को कुछ बेहतर समझ पाई है। इसी दौरान एक सरकारी अफसर आया जिसे वकील ने भेजा था। उसने बंगले का मुआयना किया, चंद रस्मी सवाल किए और कहा, कुछ दिन में तमाम इंतकाल मुकम्मल हो जाएगा। फातिमा ने कागजात पर दस्तखत किए और उसके हाथ कांप रहे थे, मगर ये कांपना खौफ का नहीं था बल्कि वजन का था, जिम्मेदारी का वजन। दोपहर के वक्त बंगले के पुराने मुलाजिम भी आ गए। किसी ने कहा, हम बरसों से यहाँ काम करते हैं। किसी ने पूछा, अब हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा? फातिमा ने फौरन कहा, नहीं, जो जैसे काम करता आया है वैसे ही करेगा। बस एक बात बदल जाएगी, यहाँ किसी की तजलील नहीं होगी। टैक्सी वाले ने उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, यह बात सबसे बड़ी है। फातिमा ने जवाब दिया, मैंने जिल्लत बहुत देखी है, अब किसी को नहीं दिखाना चाहती। शाम तक घर में एक नया नज़म बनने लगा। फातिमा हर चीज़ में शामिल थी, मगर हुक्म चलाने के अंदाज में नहीं, समझाने के अंदाज में। शाम के बाद फातिमा और वो टैक्सी वाला लॉन में बैठे। फातिमा ने कहा, एक बात कहना चाहती हूँ। वो बोला, कहो। फातिमा ने कहा, कल रात मैंने जो कहा था वो किसी कमज़ोरी में नहीं था, मैंने पूरे होश में कहा था। टैक्सी वाला कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मैंने भी रात भर इसी बात के बारे में सोचा। मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, न बंगले का मालिक बनने का ख्वाब था। फातिमा ने बात काट कर कहा, मुझे किसी मालिक की ज़रूरत नहीं, मुझे साथी चाहिए। उसने आहिस्ता से पूछा, तुम्हें यकीन है फातिमा? फातिमा ने कहा, हाँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी मर्द को मुश्किल वक्त में सिर्फ इंसान बनते देखा है, कुछ और नहीं। वो मुस्कुरा दिया और बोला, फिर हमें वकील से बात करनी चाहिए, सब कुछ ठीक तरीके से होगा। अगले चंद दिनों में सब कुछ तरतीब से होने लगा। वकील के दफ्तर में निकाह की बात तय हुई, गवाहों के नाम लिखे गए, तारीख रखी गई। फातिमा हर फैसले में शामिल थी, किसी ने उसकी जगह फैसला नहीं किया। वो एक दिन बंगले में जाकर बैठी जहां खिड़की से धूप आ रही थी। उसे याद आया कि कभी वो इसी धूप से बचने के लिए कोई साया ढूंढती थी, अब वही धूप उसे मजबूत कर रही थी। टैक्सी वाला, जो अब उसके मंगेतर की हैसियत इख्तियार कर चुका था, उसके पास आया और बोला, मैं चाहता हूँ सब कुछ सादा हो। फातिमा ने कहा, सादगी ही तो मेरी पहचान रही है। निकाह से एक दिन पहले फातिमा अकेली बैठी सोचती रही। ताई का चेहरा आंखों में आया, वो सब दिन, सब बातें, मगर अब उन यादों में वो दर्द नहीं था जो पहले होता था। उसने खुद से कहा, जो मिल गया है उसकी हिफाजत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी शाम उसने फैसला किया कि वलीमे में ताई को भी बुलाया जाएगा, न बदला लेने के लिए, न दिखाने के लिए, बल्कि इसलिए कि वो बाब मुकम्मल हो सके। उसने अपने होने वाले शौहर को बताया, जो तुम्हें सुकून दे वही ठीक है। रात को फातिमा ने बंगले की बत्तियां बंद की, कागजात एक फाइल में रखे और आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखा। वही फातिमा, मगर अब किसी की मोहताज नहीं। उसने आहिस्ता से कहा, अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद संभालूंगी। और यही सोच लेकर उसने सोने की कोशिश की, क्योंकि अगला दिन उसकी ज़िंदगी का नया आगाज़ होने वाला था। ऐसा आगाज़ जिसमें वो सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि बाख्तियार भी थी। वलीमे की तकरीब बंगले के लॉन में रखी गई। न ज़्यादा हुजूम था, न दिखावा, वो लोग जिनका होना ज़रूरी था। फातिमा सफ़ेद रोशनियों के दरमियान खड़ी सबको खुशामदीद कह रही थी। उसके अंदाज में न झिझक थी, न बनावट, जैसे इस जगह से उसका रिश्ता हमेशा का हो। उसी तकरीब में ताई को भी दावत दी गई थी। दावतनामा देखकर वो देर तक खामोश बैठी रहीं। इतने बड़े बंगले का नाम पढ़कर उनके दिल में एक अजीब सा खौफ और हैरत इकट्ठे हो गए। मगर वो आई, शायद तजस्सुस ने खींच लिया था या शायद ज़मीर ने। गेट से अंदर कदम रखते ही उनकी नज़र सामने खड़ी फातिमा पर पड़ी। कीमती लिबास ज़रूर था, मगर उससे ज़्यादा उसके चेहरे पर वक़ार था, वो वक़ार जो बरसों के सब्र के बाद आता है। ताई एक लम्हे को जैसे पत्थर की मूरत बन गई। कदम आगे न बढ़े, आंखें झपकना भूल गईं। फातिमा ने उन्हें देख लिया और खुद आगे आकर कहा, आइए, आपका इंतज़ार था। ताई ने नज़रें चुरा ली। इर्द गिर्द मौजूद औरतें आहिस्ता आवाज़ में बातें करने लगी। कोई कह रहा था, ये वही लड़की है जिसे घर से निकाल दिया गया था। कोई कह रहा था, किस्मत वाकई बदलती है। फातिमा ने ताई को एक तरफ ले जाकर कहा, आपने मुझसे छत छीनी थी, बारिश में सड़क पर छोड़ दिया था। उस दिन मुझे लगा सब खत्म हो गया है, मगर अल्लाह ने मुझे वो घर दे दिया जिसमें इज्जत के साथ जीना सिखाया गया है। ये सुनकर ताई के हाथ कांपने लगे, उनके होंठ लरसने लगे
और वह आहिस्ता आहिस्ता फातिमा के कदमों में बैठ गई। बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर जुल्म किया, मैंने तुम्हें इंसान नहीं समझा। फातिमा ने फौरन पीछे हटकर कहा, यहाँ ये सब मत कीजिए, लोग देख रहे हैं। ताई ने रोते हुए कहा, मैं किसी के सामने नहीं, सिर्फ तुम्हारे सामने झुकी हूँ। फातिमा ने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर कहा, मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है, मैं माफ़ कर देती हूँ, क्योंकि नफरत मुझे मजीद बोझल करेगी। मगर एक शर्त है, आज के बाद आप दोबारा मेरी ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करेंगी, न मेरा नाम लेंगी, न मेरे सामने आएंगी। ताई ने सर झुकाकर हाँ कहा, आंसू पहुंचे और आहिस्ता आहिस्ता वहां से निकल गई। गेट के बाहर जाते ही जैसे एक बंद दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया। तकरीब में वापस आकर फातिमा ने लंबी सांस ली। उसके होने वाले शौहर ने पास आकर पूछा, सब ठीक है? फातिमा ने कहा, अब ठीक है। वो मुस्कुरा दिया और बोला, फिर आज वाकई जश्न है। खाने का एहतमाम हुआ, लोग आकर मुबारकबाद देते रहे। कोई कहता तुम बहुत मजबूत हो, कोई कहता अल्लाह ने तुम्हें बड़ा सब्र दिया है। फातिमा सब सुनती रही, मगर अब किसी की बात ने उसे हिलाया नहीं। एक औरत ने पूछा, तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि ये सब अचानक हाथ से निकल जाएगा? फातिमा ने जवाब दिया, लगा था, मगर मैंने डर को फैसला नहीं करने दिया। उसके शौहर ने हल्के से कहा, यह बात तुम बहुत देर से सीखी, मगर ठीक सीखी। फातिमा मुस्कुरा दी। शाम ढलने लगी तो फातिमा ने लॉन के कोने में खड़े होकर बंगले को देखा। वही दीवारें जिन्हें उसने पहली रात हाथ लगाकर यकीन किया था, आज रोशनियों से जगमगा रही थी। उसने कहा कि मैं चाहती हूँ ये घर सिर्फ मेरा नहीं रहे, यहाँ काम करने वाला कोई भी खुद को कमतर महसूस न करे। उसके शौहर ने फौरन कहा, यह घर इसी उसूल पर चलेगा। कुछ बुजुर्गों ने दुआ दी, कुछ ने नसीहत। फातिमा ने सबको एहतराम से सुना। रात के वक्त जब ज्यादातर मेहमान रुखसत हो गए तो लॉन में खामोशी उतरने लगी, वो खामोशी जो सुकून देती है। फातिमा ने अंदर जाकर अपना दुपट्टा दुरुस्त किया। आईने में खुद को देखा, वही चेहरा, मगर आंखों में अब ठहराव था। निकाह सादा तरीके से हुआ, गवाह मौजूद थे, अल्फाज साफ थे, किसी पर दबाव नहीं था। फातिमा ने कबूल कहते वक्त दिल में कोई खौफ महसूस नहीं किया, सिर्फ यकीन था। निकाह के बाद उसके शौहर ने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मालिक बनकर नहीं, साथी बनकर। फातिमा ने जवाब दिया, यही मैंने चाहा था। अगली सुबह फातिमा जल्दी उठ गई। उसने घर के काम बांटने की फहरिस्त बनाई, किसी को हुक्म देने के लिए नहीं, बल्कि निज़ाम बनाने के लिए। उसने कहा कि यहाँ हर एक की इज्जत बराबर होगी। उसके शौहर ने कहा, यह घर अब सिर्फ ईंटों का नहीं रहा, उसूलों का घर है। दोपहर को एक पड़ोसन आई और बोली, तुमने बदला नहीं लिया? फातिमा ने कहा, बदला मुझे वापस उसी जगह ले जाता जहां से मैं निकली थी। शाम को उसने बंगले की खिड़की से बाहर देखा, सूरज डूब रहा था, वही सूरज जिसके नीचे उसने कभी जिल्लत सही थी। आज उसी रोशनी में वो मजबूत खड़ी थी। उसने खुद से कहा कि मैंने सब कुछ एक दिन में नहीं पाया, मैंने बर्दाश्त किया, समझा और फिर फैसला किया। रात को सोने से पहले उसने दिल में एक आखिरी बात दोहराई, मैं किसी की मेहरबानी से नहीं, अपने हक से यहाँ पहुंची हूँ। और यही सोच लेकर उसने सुकून की सांस ली, वो सुकून जो आखिरकार उसकी जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बन चुका था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।